डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक और 8वां सबसे बड़ा निर्यातक। नीति आयोग ने कहा अगले 10 सालों तक बनाए रख सकता है 4% ग्रोथ रेट। 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान दर्ज की 3.7% ग्रोथ रेट। विश्व मत्स्य दिवस आज। इस दिन दुनिया भर में समुद्री और ताजे पानी के संसाधनों की सुरक्षा और मत्स्य समुदायों के उत्थान पर दिया जाता है जोर। दुनिया के सबसे बड़े मत्स्य उत्पादकों में शामिल भारत तेजी से बन रहा है ब्लू इकोनॉमी का केंद्र। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जंगली जानवरों और अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई भी अब है शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर वीडियो पोस्ट के जरिए दी इसकी जानकारी। आंध्र प्रदेश ने किसानों के लिए शुरू की व्हाट्सएप बेस्ड सर्विस। किसान तुरंत धान खरीदने के लिए बुक कर सकते हैं स्लॉट। किसान बिना किसी देरी के अपनी चुनी हुई तारीख और समय पर जा सकते हैं चुने हुए सेंटर। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने गुरुवार को कहा कि भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर अगले 10 सालों में आसानी से 4% की ग्रोथ रेट बनाए रख सकता है और देश को अपने वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का प्रोड्यूसर और 8वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनकर उभरा है, जिसका फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2024-25 में रिकॉर्ड 354 मिलियन टन तक पहुंच गया है। इंडस्ट्री बॉडी PHDCCI के एक इवेंट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड 2.5% की दर से बढ़ेगी। उन्होंने कहा, इसलिए मुझे लगता है कि हम आसानी से मान सकते हैं अगले 10 सालों में एग्रीकल्चर सेक्टर में इस 4% ग्रोथ को आसानी से बनाए रख सकते हैं। भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर ने 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान 3.7% की ग्रोथ रेट दर्ज की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है। इस पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई है, लेकिन इसमें 2 नुकसान कवर नहीं थे जिसकी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे। पहला, जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान। दूसरा, अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ या जलभराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान। अब मैं आपको प्रसन्नता के साथ ये सूचना दे रहा हूं कि ये दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं। अगर जंगली जानवर फसलों का नुकसान करते हैं तो भी नुकसान की भरपाई होगी और जलभराव के कारण भी अगर फसल खराब होती है तो भी नुकसान की भरपाई होगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, लेकिन 2 नुकसान इसमें कवर नहीं थे जिसकी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे। एक, जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान और दूसरे, अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ या जल भराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान। अब मैं आपको प्रसन्नता के साथ ये सूचना दे रहा हूँ कि ये दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं। जंगली जानवर अगर फसलों को नुकसान करते हैं तो भी नुकसान की भरपाई होगी और जल भराव के कारण भी अगर फसल खराब होती है तो भी नुकसान की भरपाई होगी। देश में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 8% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में वर्ष 2024-25 के फसल उत्पादन के अंतिम अनुमान जारी किए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने रिकॉर्ड स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन के लिए देश के किसान भाई बहनों का आभार व्यक्त किया।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के खाद्यान्न उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 में जहां उत्पादन करीब 252 मिलियन टन था, वो अब 106 मिलियन टन बढ़कर करीब 358 मिलियन टन हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि चावल उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर करीब 1502 लाख टन हो गया है। वहीं गेहूं में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। मूंग उत्पादन बढ़कर 42.44 लाख टन, सोयाबीन उत्पादन 152.68 लाख टन, मूंगफली उत्पादन 119.42 लाख टन की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। मक्का का उत्पादन 434.09 लाख टन और श्री अन्न का उत्पादन 185.92 लाख टन अनुमानित है। केंद्रीय मंत्री ने दलहन तिलहन के उत्पादन में भी आशाजनक वृद्धि पर खुशी जताई और बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान कुल तिलहन का उत्पादन रिकॉर्ड करीब 430 लाख टन अनुमानित है। आज विश्व मत्स्य दिवस है, एक ऐसा दिन जब दुनिया भर में समुद्री और ताजे पानी के संसाधनों की सुरक्षा और मत्स्य समुदायों के उत्थान पर जोर दिया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े मत्स्य उत्पादकों में शामिल भारत तेजी से ब्लू इकोनॉमी का केंद्र बनता जा रहा है, जिसमें सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये खास रिपोर्ट। भारत का मत्स्य क्षेत्र तटों से लेकर गांव तक और परंपरा से लेकर आधुनिक तकनीक तक हर स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था, पोषण और रोजगार को नई दिशा दे रहा है। हमारे देश ने मत्स्य क्षेत्र में पिछले 1 दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार किसानों को दी गई मजबूत वित्तीय और तकनीकी सहायता के कारण भारत मछली उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत का कुल मत्स्य उत्पादन 2024-25 में 104% की वृद्धि के साथ 195 लाख टन तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा 1 दशक पहले यानी 2013-14 में लगभग 95.79 लाख टन था। इसके साथ ही हमारा देश समुद्री उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। 2014-15 में 8वें स्थान से भारत ने 2024-25 तक ये महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल की है। इस अवधि में एक्वाकल्चर, कोल्ड चेन और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों में सुधार की बदौलत निर्यात बढ़कर $5.4 बिलियन से $7.2 बिलियन हो गया है। टिकाऊ मत्स्य पालन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और मछुआरा समुदायों की आजीविका की रक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करने वाला विश्व मत्स्य दिवस प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। इस साल का विश्व मत्स्य दिवस भारत का नीला परिवर्तन, समुद्री भोजन निर्यात में मूल्य संवर्धन को मजबूत करना थीम के साथ मनाया जा रहा है। इसके उद्देश्यों में समुद्री खाद्य और मीठे पानी के उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना, गुणवत्ता, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी और अस्थायी मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी पहलों के माध्यम से सरकार मत्स्य फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हैचरीज, कोल्ड चेन, प्रोसेसिंग यूनिट्स और मछुआरों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इस योजना के अंतर्गत 21,274.16 करोड़ रुपए की मत्स्य विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त मछुआरों और मछली किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। देश में लैंड फिश फार्मिंग भी तेजी से बढ़ रही है। नई तकनीकों जैसे बायोफ्लॉक और RAS की मदद से छोटे किसान भी बड़े पैमाने पर उत्पादन कर पा रहे हैं। मत्स्य पालन न सिर्फ भोजन सुरक्षा का एक बड़ा स्तंभ है, बल्कि ये ग्रामीण आजीविका का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए विश्व मत्स्य दिवस सिर्फ उत्सव का नहीं, बल्कि भविष्य की जिम्मेदारियों को याद करने का दिन है, ताकि समुद्र की जीवंतता और मछुआरों की आजीविका दोनों को सुरक्षित रखा जा सके। शमीम अख्तर, किसान समाचार। आंध्र प्रदेश नागरिक आपूर्ति, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री एन मनोहर ने गुरुवार को एक नई व्हाट्सएप बेस्ड सर्विस शुरू करने की घोषणा की, जिससे किसान तुरंत धान खरीदने के स्लॉट बुक कर सकते हैं। मनोहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसान अब हमारी नई लॉन्च की गई व्हाट्सएप बेस्ड सर्विस के जरिए तुरंत अपने धान खरीदने के स्लॉट बुक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बुकिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए किसानों को बस 7337359375 पर HI मैसेज भेजना होगा। इसके बाद एक AI इनबिल्ड वॉइस सिस्टम उन्हें अपना आधार नंबर डालने, अपना नाम वेरीफाई करने, खरीद सेंटर चुनने, 3 उपलब्ध तारीखों में से चुनने और पसंदीदा टाइम स्लॉट चुनने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा।
मंत्री ने कहा कि बुकिंग पूरी होने पर एक कूपन कोड जारी किया जाएगा जिससे बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। मनोहर ने कहा कि इस सिस्टम से किसान बिना किसी देरी के अपनी चुनी हुई तारीख और समय पर चुने हुए सेंटर पर जा सकते हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर की जाती है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर औसत अच्छी गुणवत्ता की धान, ज्वार एवं बाजरा की खरीद की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने उपार्जन नीति की घोषणा कर दी है। समर्थन मूल्य पर ज्वार एवं बाजरा की 24 नवंबर से 24 दिसंबर तक और धान की खरीदी 1 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक की जाएगी। खरीदी सोमवार से शुक्रवार तक की जाएगी। इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स, नागरिक आपूर्ति निगम तथा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि उपार्जन नीति का पालन सुनिश्चित कराएंगे जिससे किसानों को लाभ पहुंचने की सरकार की मंशा पूरी हो सके। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर उपार्जन कार्य से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही फसल उत्पादन की लागत कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार सोलर पंप के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में अधिक से अधिक किसान अपने खेतों में सोलर पंप की स्थापना कर सकें, इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को कम दरों पर सोलर पंप उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में सिंचाई के लिए सोलर पंप स्थापना की योजना में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मंत्री परिषद द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार किसानों को अब स्वीकृत किए गए सोलर पंप स्थापना क्षमता से एक क्षमता अधिक तक का विकल्प दिया जाएगा। अर्थात अब 3 HP के अस्थायी विद्युत कनेक्शन वाले किसानों को 5 HP और 5 HP के अस्थायी विद्युत कनेक्शन वाले किसानों को 7.5 HP का सोलर पंप प्रदाय करने का विकल्प दिया जाएगा। और दिल्ली में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार झारखंड को फोकस राज्य का दर्जा मिला है। इसके पंडाल में समृद्ध आदिवासी विरासत और स्वतंत्रता आंदोलन की झलक देखी जा सकती है। मेले में जादूगर भी अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। असम ने भी मेले में अपना राज्य दिवस समारोह मनाया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस साल झारखंड को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है। इसके पंडाल में प्रवेश द्वार पर भगवान बिरसा मुंडा की 3 प्रतिमाएं दर्शकों का स्वागत करती नजर आती हैं, जो राज्य की समृद्ध आदिवासी विरासत और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका का प्रतीक है। इस पंडाल में 32 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें झारखंड की संस्कृति, कला, हस्तशिल्प और कृषि आधारित उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। झारखंड के विभिन्न जिलों से आई महिला कारीगर तसर सिल्क, जूट, लाखचूड़ी, प्राकृतिक उत्पाद और पारंपरिक हस्तशिल्प का प्रदर्शन कर रही हैं। तसर सिल्क के लाइव डेमो में प्रशिक्षित महिलाएं कोकून से धागा निकालने की प्रक्रिया दिखा रही हैं, जो न केवल दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को भी उजागर करता है। इस साल हम लोग फोकस स्टेट के रूप में इस ट्रेड फेयर में शामिल हो रहे हैं और हमारे यहाँ विभिन्न विभागों के तरफ से स्टॉल्स लगाए गए हैं और कुछ उद्यमियों के द्वारा भी लगाई गई हैं, JSLPS के द्वारा भी लगाए गए, सखी मंडल के लोग भी हैं और प्रतिदिन हजारों लोग आ रहे हैं हमारे। वहीं असम ने भी मेले में अपना राज्य दिवस समारोह मनाया। इसमें कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, TD न्यूज़, दिल्ली। और मणिपुर का संगाई फेस्टिवल 2025 का कर्टन रेजर इवेंट बिष्णुपुर जिले के केबुल माखा लेईकाई में आयोजित किया गया। ये इवेंट लोकतक झील के किनारे और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में हुआ। ये पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है और संगाई हिरणों का प्राकृतिक आवास है।
इवेंट में सांस्कृतिक प्रदर्शन, संगाई क्विज और लोकल उत्पादनों के प्रमोशन के साथ जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस इवेंट को राज्य की विरासत और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाला बताया। संगाई फेस्टिवल 21 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। और आइए किसान समाचार में अब जान लेते हैं देश में मंडियों का भाव। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं सहारनपुर मंडी में गिरावट रही। फिलहाल मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव को देखें तो एक मार्कनेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नारायणपुर मंडी में 20 नवंबर को धान का भाव रहा 1700 रुपए। वहीं सूरजपुर मंडी में धान की खरीद 2390 रुपए पर हुई। मध्य प्रदेश की ग्वालियर मंडी में 20 नवंबर को धान का कारोबार 2800 रुपए पर हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में 19 नवंबर को धान की कीमत रही 1910 रुपए, जो कि 20 नवंबर को 10 रुपए बढ़कर 1920 रुपए हो गई। जबकि राज्य की सहारनपुर मंडी में इस दौरान धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 20 नवंबर को धान का भाव 2369 रुपए पर बरकरार रहा। देश से होने वाले बासमती और गैर बासमती चावल का कुल निर्यात 1 करोड़ 62 लाख टन के पार पहुंच गया है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत ने कुल 52,42,048 मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया है। इस निर्यात का मूल्य अमेरिकी डॉलर में 5,837 मिलियन डॉलर आंका गया है। भारत से बासमती चावल का आयात करने वाले प्रमुख देशों में सऊदी अरब, ईरान, इराक, अमेरिका और यमन गणराज्य शामिल हैं। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1 करोड़ 11 लाख 16 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब 4,470 मिलियन डॉलर है। केले की आवक इन दिनों सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 19 नवंबर को केले का भाव रहा 1850 रुपए, जो कि 20 नवंबर को 150 रुपए बढ़कर 2000 रुपए पर पहुंच गया। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भी केले के दाम में बढ़त दर्ज की गई। 20 नवंबर को यहां इसका भाव 500 रुपए उछलकर 1500 रुपए से 2000 रुपए पर पहुंच गया। केरल की पालक्कड़ मंडी में इस दौरान केला स्थिर भाव पर बिका। यहां दोनों दिन यानी 19 और 20 नवंबर को केले की खरीद 4,300 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 19 नवंबर को केले की कीमत रही 2,670 रुपए, जो कि 20 नवंबर को 30 रुपए घटकर 2,640 रुपए हो गई। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहाँ केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में तैयार मूंगफली की खुदाई का काम करें। यहां के किसान आलू और गेहूं की बुवाई पूरी कर लें। उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाके के किसान इस समय प्याज की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में तैयार धान की कटाई करें। मटर की तुड़ाई करते रहें। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सरसों की बुवाई करें। इतना ही नहीं, यहाँ के किसान प्याज के पौधों की रोपाई भी कर सकते हैं। उत्तराखंड के कम नमी वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं की बुवाई जारी रखें।
यहाँ सरसों और राई की अच्छी फसल लेने के लिए अतिरिक्त और कमजोर पौधों को उखाड़कर बाहर निकालें ताकि पौधों के विकास के लिए उपयुक्त स्थान रहे। पंजाब की बात करें तो यहाँ के पश्चिमी हिस्सों में सिंचाई के बाद खेतों में पर्याप्त नमी को देखते हुए गेहूं की बुवाई करें। यहाँ के किसान प्याज और मिर्च की नर्सरी तैयार करते रहें। पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की रोपाई के लिए सही समय है। पश्चिमी पंजाब के मैदानी और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में कपास की चुनाई का काम करें। यहाँ के किसान गोभी और सरसों की बुवाई करें। ठंडे और शुष्क मौसम की संभावना के चलते सब्जियों के खेतों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। पंजाब के उप हिमालयी क्षेत्र में या ऊबड़ खाबड़ इलाकों में गेहूं, राई और सरसों की बुआई करें। यहाँ के किसान सिंचाई वाले इलाकों में चने की बुआई जारी रखें। पंजाब में प्याज की नर्सरी की बुवाई कर सकते हैं। मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में गेहूं की बुवाई का काम करें। पश्चिमी हरियाणा में गेहूं की बुवाई का काम करें। यहाँ के किसान मटर, आलू और सरसों के खेतों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रही हैं जो उचित नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी धन शोधन की जांच के तहत आज केरल में पूर्व विधायक पीवी अनवर और कुछ अन्य के परिसरों पर छापे मारे। सूत्रों के अनुसार ये मामला 2015 में केरल वित्त निगम द्वारा कथित धोखाधड़ी से स्वीकृत ऋणों से संबंधित है, जिसके कारण 22.31 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। भारतीय रेलवे श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुगम और सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ट्रेन सेवाएं संचालित करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य के 29 चीनी मिलों ने चालू पेराई सत्र 2025-26 में किसानों को 513.96 करोड़ के गन्ना मूल्यों का भुगतान किया है। ई मार्केट प्लेस और संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण निकाय ने अनौपचारिक क्षेत्र की महिला उद्यमियों को देश की सार्वजनिक खरीद परिस्थितिकी में सशक्तिकरण और एकीकरण बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भुज के हरिपर में बीएसएफ के 176वें बटालियन कैंपस में बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।
वो विरह की दास्तां। रुलाना, वो हंसना रुलाना। ये सब नगमों की सौगात है, बीते दिनों की याद है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने। देखिए चित्रहार सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। आज हम माही को उसके बापू की परमिशन दिलवा के रहेंगे। साक्षात वृंदावन बाबा के दर्शन। कहाँ है हमारी होने वाली बीवी? दीदार को तरस गए हैं हम। निका और इंदु जी की गाड़ी बाहर खड़ी है मगर वो दोनों गायब। क्या? पक्का कुछ तो खिचड़ी पक रही है। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। आंचल बेटा, तू बाहर क्या कर रही? माँ, आप किसकी गाड़ी में आई? वो मैं। ये मेरी गाड़ी में आई है। फोन ही नहीं लग रहा इसका। देव कहीं पर नौकरी करते हैं? हाँ, वो सेठ मंगललाल के चाय के बागान का केयरटेकर है, वही संभालता है। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल। आईफा अवार्ड्स 2025 स्टार्स स्टाइल और म्यूजिक। आईफा अवार्ड्स 2025 हर रविवार सुबह 10 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। कांग्रेचुलेशन, आपको बेटी हुई। वो लड़की हम सब के लिए काल बनकर आई थी। श्राप थी वो, श्राप। धोखा दिया है आपने मुझे और मेरी शारदा को। आशीर्वाद के रूप में जो श्राप आपने मुझे दिया है ना, वो आपको ही मुबारक हो। देखिए जानकी सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।